नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने शुरू किया था कि हमें ग्रेड थर्ड या रीट मेंस एग्ज़ाम कह सकते हैं आप, उसका अध्ययन पूरा करना था और टॉपिक वाइज करना था। कल एक पहला वीडियो आया था और हमने सबसे पहले शैक्षिक परिदृश्य से ही शुरू किया था। और सुबह की क्लास आप ले रहे होंगे करंट जीके की, और शाम को आपको ये क्लास मिल ही रही है जिसमें हमारे चल रहा था शिक्षा में नवाचार। तो हमने सबसे पहले देखा था SIQE क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एक नॉर्मल देख लेते हैं, कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। तो एक तो आपसे पूछा था कि SIQE की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो उसे आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, इस बेस पर आधारित है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, किस बेस पर आधारित है, तो सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीसी SIQE के अंतर्गत एक सीसी को प्रारंभ किया गया था, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें जयपुर के शहरी 20 स्कूल हैं और अलवर के ग्रामीण 40 स्कूल हैं। यानी आपसे टोटल पूछा जाए तो टोटल 60 स्कूल्स में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद हमने देखा था कि यह कार्यक्रम SIQE कार्यक्रम कब चला, तो 2015 और 16 में हमने SIQE कार्यक्रम को लिखा था। ये किस विद्यालय में चलेगा, तो कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के विद्यालय में SIQE कार्यक्रम चलेगा। इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने बात की थी कि शुरू में तो समन्वित विद्यालयों में चला था और वर्तमान में 1 से 12 तक जितने भी विद्यालय हैं उसके अंदर कक्षा 1 से 5 तक ये कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद हमने उद्देश्य देखे थे। आज हम बात करेंगे कि SIQE क्या है ना, इस बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और आप इसमें नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं रहे, और या फिर आप एक बार दो बार इसको देखिए, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यकीन मानिए इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। जिस हिसाब से एग्ज़ाम होगा, जिस लेवल का एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि SIQE क्या है। तो यह एक समन्वित प्रोग्राम है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बताइए SIQE क्या है, तो ये एक समन्वित प्रोग्राम है। और अब यह देखिए, ये जो प्रक्रिया कह सकते हैं आप इसको, कार्य कह सकते हैं आप इसके, यानी किससे मिलके ये एक साथ चलेगा, इसकी प्रक्रिया कैसे होगी। तो एक तो चीज़ देखिए आप, CCP, ABL और CCE तीनों मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे यानी क्रियान्वित करेंगे। अब आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो SIQE की फुल फॉर्म हमने पहले देख ली, इनकी फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद करनी है। CCP का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण। ABL का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी गतिविधि आधारित अधिगम, किसी गतिविधि को करवा कर उसको सिखाया जाना, गतिविधि आधारित इन अधिगम। और CCE इसका मतलब है कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन, यानी सतत व व्यापक मूल्यांकन। आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस ABL के अंतर्गत क्या आता है, इस ABL के अंतर्गत आपको कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे ABL कक्ष जो कक्षा 1 और 2 के लिए है, दीवारों पर चित्र बना दिया जाता है और उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ABL किट दिया जाता है और उसके बाद एक लहर कक्ष का भी निर्माण किया जाता है। लहर कक्ष कक्षा 1 से 5 तक के लिए, आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। ABL कक्ष कक्षा 1 से 2 के लिए और लहर कक्ष कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अब हम इसमें देख लेते हैं कि उसके बाद ABL का मतलब क्या है, गतिविधि आधारित अधिगम हो गया या शिक्षण हो गया, और CCP का मतलब हमने देख लिया कि बाल केंद्रित शिक्षण, और CCE का मतलब हम जानते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ABL कक्ष की, इसकी पूरी अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ABL कक्ष किस कक्षा के छात्रों के लिए है, कक्षा 1 से 2 के लिए। इसमें एक सबसे बड़ा कक्ष होता है, उसकी साइज आप मान सकते हैं, न्यूनतम जो साइज होती है 16x20, ये उसकी साइज है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इस साइज को काम में लिया जाता है। और पूरी दीवार पर 3 फीट ऊंची,
3 फीट ऊंची ऊंची एक शामपट बोर्ड का निर्माण कर देते हैं, है ना, और इनको एक एक फुट के भाग में बनाते हैं, 1 फीट के भाग में बनाते हैं और उसके ऊपर लिखा जाता है, जैसे वर्णमाला लिख सकते हैं, गिनती लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। तो ये 6 इंच की चौड़ाई के अंतर्गत लिखा जाता है। इतना डीपली आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, बाकी नॉर्मल जो आएगा वो आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसके ऊपर एबीएल कक्ष में क्या क्या लिखा जाएगा। तो गिनती, पहाड़े या कोई भी आकृति वगैरह बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी। एक बात, लहर कक्ष कक्षा 1 से 5 तक के लिए, एबीएल कक्षा 1 से 2 तक के लिए है, और लहर कक्ष जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है। और ये एक केंद्र होता है ना, शिक्षा के अंदर एक केंद्र का काम करता है लहर कक्ष। इसके अंदर क्या क्या होंगे, एक तो लेडर चार्ट हो सकता है, माइलस्टोन हो सकता है, गतिविधि कार्ड होता है, फ्लैश कार्ड होता है, समूह कार्ड होता है, लोगों की गतिविधि करवा जाती है। लोगो नहीं है, लोगो है। हम कोई भी एक चिन्ह बनाते हैं उसको हम लोगो की उपाधि देते हैं, उसको लोगो कहा जाता है। और मौसम का चार्ट वगैरह भी बनाए जाते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टर्म, जो आपके सामने दिखाई जा रहा है कि ये टर्म क्या है। आप यहाँ देखिए कि ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। टर्म, जो सीसी प्रोग्राम होता है उसको समय की अवधि के आधार पर बांटा जाता है। जैसे 3 टर्म में बांटा गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हम डायरेक्ट बात करते हैं। फर्स्ट टर्म में कितना सिलेबस आएगा, 45% सिलेबस आएगा। सेकेंड टर्म में 40% सिलेबस आएगा और थर्ड टर्म में 15% सिलेबस आएगा, बराबर आपके 100% सिलेबस हो गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें कि इस एक टर्म के अंदर एक तो ऐसे होता है, इस ऐसे को ही हम योगात्मक आकलन कहते हैं। ऐसे को क्या कहा जाएगा, योगात्मक आकलन कहा जाएगा। और एक टर्म के अंदर 2 ऐसे आएंगे। आप ध्यान रखें, सबके अंदर मैंने 2-2 ऐसे लिख रखे हैं। एक टर्म के अंदर ऐसे कितने होंगे, 2, और ऐसे कितना होगा, 1। अब आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ऐसे और ऐसे क्या होता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसे रचनात्मक आकलन को हम ऐसे कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ऐसे का मतलब होता है योगात्मक आकलन। ऐसे समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, और एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये है रचनात्मक आकलन। जैसे शिक्षण के दौरान हम क्या पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब एफए के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाएगा एक समय अवधि या एक सत्र के अंदर एफए कितने होते हैं, तो आपको एक पूरा सत्र के अंदर पूछे तो 2 × 3 यानी कितने हो गए, 6 एफए होते हैं। एक टर्म के अंदर एफए कितने होते हैं, तो एक टर्म में एफए 2 होते हैं। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि एफए कब किया जाता है, यानी रचनात्मक जो आकलन है वो बच्चों का कब किया जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, शिक्षण के दौरान ही रचनात्मक आकलन किया जाता है। मैंने यहाँ नोट कर दिया। वैसे एफए यानी शिक्षण के दौरान हम रचनात्मक आकलन करते हैं, और ऐसे जो योगात्मक आकलन होता है वो टर्म के अंतर्गत आता है। तो आपको अब ये चीज़ बहुत अच्छे से याद हो गई होगी कि एफए पूरे सत्र की पूछे तो 6 एफए होते हैं, एक टर्म की पूछे तो 2 एफए होते हैं, तो 3 टर्म होते हैं, तो कुल 6 एफए हो गई। और अगर ऐसे की बात करें तो समेटिव असेसमेंट की बात करें, यानी योगात्मक आकलन की, तो टर्म के अंत में होता है, तो 3 टर्म हैं, तो योगात्मक आकलन कितने हो गए, 3 योगात्मक आकलन हो गए। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगा, शिक्षण के दौरान होगा, जबकि वह मूल्यांकन के रूप में किया जाएगा, यानी शिक्षण समाप्त हो जाता है, जब सत्र की समाप्ति होती है, टर्म समाप्त हो जाता है, तब समेटिव असेसमेंट किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न इसी से पूछा जाएगा। और सीसी के बारे में हमने कल बात करी ली, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आपका जो पहला एक चीज़ हाँ और रह गई कि आधार रेखांकन क्या होता है। आधार रेखा मूल्यांकन या आधार रेखांकन आप कुछ भी कह सकते हैं, तो वह कक्षा 2 से प्रारंभ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, आधार रेखांकन कक्षा 2 से प्रारंभ होता है, क्योंकि वह उसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए होता है कि बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या है, उस बच्चे का शैक्षिक स्तर है
वो क्या होना चाहिए, उसको किस कक्षा में बिठाया जाए, वह इसका आधार रेखांकन होता है। और आधार रेखा का जो आकलन करते हैं वो कक्षा 2 से 5 तक के लिए करते हैं। एक बात ध्यान रखें बच्चों कि जो वीडियो के अंत तक रहेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, उसको बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ कहीं ना कहीं ज़रूर लास्ट में भी मिलती है। आप ये चीज़ ध्यान रखें। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एफए और एसए बहुत अच्छे से पढ़ना है, कितने होते हैं और कब होते हैं। प्रश्न या तो इससे आएगा, या आपको एक चीज़ है कि एबीएल कौन सी कक्षा, कक्षा 1 से 5, ये आप अलग से लिख लें। फिर एबीएल हो गया, उसके बाद सीसीई कौन सी कक्षा के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए। आधार रेखा आकलन कौन सी कक्षा के लिए, कक्षा 2 से 5 के लिए। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कक्षा कब, कौन सी क्लास से प्रारंभ किया जाता है आधार रेखा आकलन या आधार रेखा मूल्यांकन कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया जाता है, तो आपको लिखना है कक्षा 2 से। कहाँ से कहाँ तक के लिए, कक्षा 2 से 5 तक के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। और सतत ये हो गया, उसके बाद इसके ज़्यादा प्रश्न मुझे नहीं लगता। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं कि कक्षा 5 और कक्षा 8 आपको पता है यहाँ तक फेल नहीं होते, और इसके अंदर एग्ज़ाम लिया जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम। कक्षा 5 और 8, तो कक्षा 5 के लिए तो जो आपको रिजल्ट दिया जाएगा उसको हम कहेंगे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर का मूल्यांकन। जो एग्ज़ाम होगा प्राथमिक शिक्षा स्तर का मूल्यांकन कहेंगे। और कक्षा 8 के लिए जो एग्ज़ाम वगैरह होगा, है ना, उसको हम कहेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, अभी कहते हैं ना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक है, तो कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा मानी जाती है। इसलिए कक्षा 8 हेतु हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। और कक्षा 5 के लिए बात की जाएगी कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर का मूल्यांकन। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक बात और है कि SIQE के अंदर जो हम सीसी पढ़ते हैं, उस सीसी में ग्रेडिंग चलती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। इसको भी थोड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। ए ग्रेड के अंदर क्या आएगा, अपेक्षित स्तर की समझ है, यानी बच्चा खुद स्वयं कार्य कर सकता है, उसका आंसर खुद लिख सकता है, उस बच्चे को मिलेगी ए ग्रेड। बी ग्रेड में क्या मिलेगा कि मध्यम स्तर की जो समझ होगी, यानी बच्चे के साथ अगर शिक्षक उसकी हेल्प करे तो वह बच्चा उस पेपर को हल कर सकता है या वह कार्य कर सकता है। और सी ग्रेड में यह है आरंभिक स्तर की समझ है कि शिक्षक को विशेष रूप से सहायता करनी पड़ेगी। हो सकता है उसका हाथ पकड़ के लिखाया जाए, उसे देख देख के लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस चीज़ को, इस बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसा ही क्यों ही समाप्त हो गया है। हम कल दूसरा नवाचार पढ़ेंगे, ऐसा ही कि यहीं तक था। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एक चीज़ और है, अगर आपको कुछ नई बात चाहिए, नई जानकारी चाहिए, नई सूचना चाहिए, या कुछ आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नई जानकारी जो भी होगी आपको वहाँ मिल जाएगी। आप जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।